हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर से एक बार एकता फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम JSPC कॉलेज सिकंदराबाद। आज हम जो इनोवेशन शिक्षा में यूज़ किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में आपने इनोवेशन के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार, उसके जो यूज़ हैं समाज के लिए, शिक्षा के लिए, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है मॉडर्न ट्रेड्स इन एजुकेशन। शिक्षा में आधुनिक ट्रेंड्स का प्रकार। वो 3 रूपों में किया गया है। एक सहायक साधनों के रूप में नवीन उपकरण, दूसरा शिक्षण कक्षा तक सीमित नहीं मानी जाती, तीसरा शिक्षा क्षेत्र की व्यापकता। लेकिन चूँकि इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसीलिए हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सहायक साधनों के रूप में नवीन उपकरण। आज के टाइम की जो शिक्षा है वो बहुत ही मॉडर्न हो गई है और उसमें शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए, बच्चों की योग्यताओं क्षमताओं के अनुरूप बनाने के लिए नए नए नवीन साधनों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट से आप सभी परिचित हैं, जो क्लास में ब्लैक बोर्ड लगा हुआ होता है, ब्लैक या वाइट बोर्ड के रूप में। अगर देखा जाए तो शिक्षक बिना ब्लैक बोर्ड के अधूरा होता है, क्योंकि हमें अपनी बात जो कहनी है, लिखनी, बतानी है, उसको ज़्यादा देर तक बनाए रखने के लिए हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इवन अगर ब्लैक बोर्ड हमारे पास है तो हम बच्चों को जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड चित्र, फिगर या अदर रूल्स जो है, चाहे वो मैथ्स के हों या इंग्लिश के हों, उन सभी को लिखकर भी समझा सकते हैं। आज अगर हम अपनी परंपरागत शिक्षा पर दृष्टिपात करें तो देखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रवचन और भाषण तक ही सीमित थी। अध्यापक भाषण देता था तथा विद्यार्थी उसे सुनकर अर्जित करते थे। इससे ही प्रश्नावली विधि का प्रयोग हुआ था, क्योंकि जो टीचर सुनाता था और शिक्षकों के मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती थी उससे वो क्वेश्चंस करते थे और यहीं से क्वेश्चन आंसर विधि का भी विकास हुआ था। छात्र अपनी उत्सुकता शांत करने हेतु प्रश्न भी पूछते थे और अध्यापक उन प्रश्नों का उत्तर भी देते थे। तो इसीलिए जो शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए था, अगर हम देखें तो श्यामपट्ट के प्रयोग को इसीलिए आरंभ किया गया ताकि शिक्षक यदि किसी भी बात को चित्र के माध्यम से हो, पैराग्राफ हो या टेस्ट हो सपोज, तो वो श्यामपट्ट का प्रयोग करके अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। दूसरा है चित्र। चित्र जो होते हैं वो विषय वस्तु को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे सपोज़ कि मुझे बच्चों को हाथी के बारे में बताना है, तो अब ये तो ज़रूरी नहीं कि मैं उस हाथी को ही क्लास में ले आऊँ, या ये भी नहीं हो सकता कि मैं उसे बुलवा लूँ बाहर स्कूल या कॉलेज के गार्डन में। या तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसका छोटा सा पिक्चर बना के सुंदर और अट्रैक्टिव सा हम बच्चों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तो खाली हाथी की थी, हम किसी सीनरी का भी या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताना है या फिलॉसफर के व्यक्तित्व को बताना है, तो उसको हम चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावशाली हो जाती है। थर्ड है रेडियो। अगर हम देखें तो ये हमारा एक श्रव्य रेडियो उपकरण है जो बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है, विशेषकर पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए। श्रवण सामग्री यानी कि जिसमें केवल सुना जा सकता है, वो रेडियो भी हम अपने एजुकेशनल एम्स को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और रेडियो का अब आम आदमी की ज़िंदगी से इतना गहरा संबंध स्थापित हो चुका है कि रेडियो और मनुष्य की आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। रेडियो के जन्म से हर क्षेत्र में क्रांति आई है।
शिक्षा का क्षेत्र भी रेडियो से अछूता नहीं रहा है। दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विश्व में चल रहे जो घटना चक्र हैं उनको जानने का साधन रेडियो ही था। हालांकि आज के समय में तो टेलीविज़न भी बहुत इम्पोर्टेंट है मोबाइल के थ्रू, लेकिन रेडियो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर टेलीविज़न या अदर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो रेडियो पर जो शिक्षा शास्त्री होते हैं उनके और अन्य विद्वानों के भाषण प्रसारित किए जाते हैं उनके प्रसारित किए जाते हैं जिससे का लाभ सभी लोग उठाते हैं। शैक्षिक पाठों के जो प्रसारण की तिथियाँ होती हैं वो इसमें बहुत पहले ही प्रसारित यानी कि आपको मैसेज या सूचनाएं प्रसारित कर दी जाती हैं। अतः स्कूल के मुख्य अध्यापक और जो विषय से संबंधित शिक्षक होते हैं उन्हें आकाशवाणी का एक चैनल होता है रेडियो पर, उनके बारे में पहले से ही ज्ञान होता है। और इसके साथ साथ जो रेडियो है वो शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के अलावा भी मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है। अब रेडियो पर जब हम इनोवेशन के इसमें फील्ड में बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के प्रसारण किए जाते हैं, एक ऑर्डिनरी और दूसरे एजुकेशनल। ऑर्डिनरी जो ब्रॉडकास्ट होते हैं उसके अंदर साधारण घटनाओं और स्थितियों की सामान्य जानकारी दी जाती है, उसमें देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं के। लेकिन जो इसका एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट है ये विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किए जाते हैं और वो जो पाठों के रूप में स्टूडेंट को शैक्षिक प्रसारण के थ्रू प्रसारित किए जाते हैं। लेकिन इसके लिए जो विद्यार्थी और शिक्षक होते हैं उसके लिए उन्हें कुछ व्यवस्था करनी होती है। जैसे कि सपोज़ जिन विषयों से संबंधित रेडियो पाठ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना होता है उसी विषय के कमरे में विद्यार्थियों को लाया जाए। जैसे सपोज़ यदि हमें भूगोल विषय से संबंधित पाठ रेडियो पर सुनवाना है तो हमें उसकी व्यवस्था रेडियो यानी कि भूगोल कक्ष में ही रेडियो सुनवाने की स्टूडेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा होता है कि विद्यार्थियों को रेडियो पाठ सुनने के लिए पहले मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, फिर उसी जिस पाठ को आप रेडियो से सुन रहे हैं उससे संबंधित सहायक सामग्री को भी तैयार किया जाता है जिससे जो स्टूडेंट हैं उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि रेडियो क्या होता है, सिर्फ एक ऑडियो एड्स है और जब हम ऑडियो और विजुअल दोनों के थ्रू पढ़ते हैं तो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसके बाद जो इसका बहुत लाभ होता है रेडियो का, अगर इसे इनोवेशन के रूप में यूज़ किया गया तो इसका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि सबसे पहले तो यह कक्षा में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। दूसरा, रेडियो जो इसके शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के साथ साथ ये मनोरंजन का भी साधन बनते हैं और कम खर्चीला होता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति इनका लाभ उठा सकता है। तीसरा, जहां दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहाँ रेडियो का प्रसारण का बहुत अधिक महत्व। जी, जो रेडियो है उसके पाठों के प्रसारण से न केवल बच्चों को बल्कि शिक्षक स्वयं भी ज्ञान प्रदान प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो रेडियो पर जो पाठों का प्रसारण करते हैं वो सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और रेडियो के द्वारा हमें जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, कलाकार हैं, उनके विचार, भाषा, उनकी कलाकृतियों आदि को सुनने का भी अवसर मिल जाता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव नहीं होता है। और जो रेडियो के द्वारा किए जाने वाले पाठ हैं अच्छी पाठ्य पुस्तकों और योग्य शिक्षकों की कमी को भी काफ़ी हद तक पूरा कर देते हैं और बच्चे भी ध्यान और मन लगाकर पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे रेडियो पाठों के दौरान कई बार विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि सुनने में बच्चा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाता है और कई बार जो रेडियो पाठ का संबंधित प्रसारण है उसकी पूर्व सूचना विद्यार्थियों और शिक्षकों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण विद्यालय और शिक्षकों की तैयारी ठीक से नहीं हो पाती।
कई बार रेडियो पाठ के दौरान विद्यार्थी लापरवाह हो जाता है और वो उसे पूरी रुचि से कार्यक्रम को नहीं सुनते हैं और ना ही उसके नोट्स अपनी कॉपी में लिखते हैं। कई बार रेडियो पाठ विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की ही आवश्यकता नहीं बन पाते हैं, अतः जो विद्यार्थी है और शिक्षक है उनको भी उसमें वो रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। रेडियो पाठ जो होते हैं वो एकांगी प्रक्रिया होती है, इसीलिए विद्यार्थी चाहकर भी प्रश्न नहीं पूछ पाते, लेकिन इस कमी को शिक्षकों के द्वारा दूर किया जा सकता है। अगर बच्चे चाहें तो अपने जो प्रश्न हैं वो अपने से टीचर से पूछकर अपनी शंका को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मॉडल की। मॉडल का भी शिक्षा के फील्ड में एक इनोवेशन के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लाकर क्लास में दिखाना असंभव कार्य होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम भी नहीं घूमने जा पाते हैं। जैसे सपोज़ मुझे ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, तो ताजमहल को मैं वहाँ से उठाकर यहाँ नहीं लेकर आ सकती, लेकिन अगर मैं उसका मॉडल रूप बना दूँ तो डेफिनेटली मैं बच्चों को अच्छे से समझा सकती हूँ। या मुझे कोई ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ाना है, उसकी भूमि की लेयर पढ़ानी है, या अदर एटमॉस्फेयर जो है उसकी लेयर पढ़ानी है, या डैम के बारे में बताना है बच्चों को, तो मैं अगर उसका मॉडल तैयार करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करूं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यदि मुझे उसके बारे में बताना है, तो बताने से ज़्यादा यदि मैं उनको मॉडल बनाकर क्लास में दिखाऊं और उससे रिलेटेड जो प्रोसेस होती है उसके बारे में समझाऊं, तो बच्चे अच्छे से समझते हैं और शायद वो टॉपिक, शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली वो टॉपिक उनको जो उनसे रिलेटेड उनकी प्रोसेस होती है वो स्थायी हो जाती है। फिर बात करते हैं टेप रिकॉर्डर की। टेप रिकॉर्डर एक अत्यंत आधुनिक विद्युत उपकरण है। इसका प्रयोग हम ज़्यादातर गाने के रूप में करते हैं, लेकिन अब ये भाषण के रूप में, विचार विमर्श के रूप में, व्याख्यान के रूप में भी, या इसमें कई बार जो रिकॉर्ड की गई आवाज़ है उसको भविष्य में भी सुना जा सकता है। इसीलिए इस टेप रिकॉर्डर का प्रयोग जो एजुकेशनल फील्ड है उसमें भी किया जाता है। विद्वान अध्यापकों, प्रोफेसरों आदि के द्वारा जो कक्षा में दिए गए रिकॉर्ड्स होते हैं, उनका प्रयोग करके आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए आदि क्षेत्र में हम टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग करते हैं। टेप रिकॉर्डर के द्वारा संगीत कक्षाओं, अंग्रेजी की साहित्य कक्षाओं, व्याख्यान मालाओं और अन्य स्कूल कॉलेज क्रियाओं में भी किया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर के द्वारा प्रभावशाली ढंग से उपचारात्मक शिक्षण, कौशल अधिगम, अभ्यास कार्य और पुनर्वलन के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है। विदेशों में तो टेप पुस्तकालय की भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे छात्र और अध्यापक इसकी उपयोगिता से परिचित होते हैं, श्रव्य टेपों का जो एक वर्क बुक होता है उस वर्कशीट के साथ संयुक्त करके पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। वातावरणीय शोर और व्यवधान से बचने के लिए ईयरफोन का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था संबंधी जो लचीलापन होता है वो बहुत ही उत्तेजनापूर्ण होता है और शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में टेप रिकॉर्डर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनका प्रयोग इतना सरल है कि इसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के भी प्रयोग में ला सकता है। इसके अलावा जो टेप रिकॉर्डर होते हैं इनकी भी कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। जो वीडियो टेप्स होते हैं उनकी तुलना में इनका प्रयोग अधिक रुचि और प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि सुनने के साथ साथ यदि हम उससे रिलेटेड चीज़ को देखते हैं, जैसे सपोज़ आप लोग गाने देखते हैं, आप सुनते भी हैं और दूसरा उनमें दिखाई भी देता है, तो वो आपका ज्ञान स्थायित हो जाता है। यदि आप उसी गाने या मूवी को जो आपने बहुत साल पहले देखी और अचानक से आपको बाद में देखने के मिल जाए, तो आपके जो माइंड होता है उस पर तुरंत वो रिकॉल हो जाती है कि ये गाना या ये मूवी का नाम ये है, इसमें इन कलाकारों ने काम किया था। तो ऐसे ही इसका प्रयोग हम टेप रिकॉर्डर का शिक्षा में करते हैं, लेकिन ये एक इसकी सीमा है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो पृष्ठ पोषण और अंत्यक्रिया की व्यवस्था की जाती है वो एकांगी व्यवस्था होती है। इसीलिए ये कम्युनिकेशन की वन वे प्रोसेस होती है।
और यहाँ छात्र को किसी प्रकार की कोई सुविधा या अवसर प्रदान नहीं होती कि वह प्रश्न पूछ सके और उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सके। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी जो टैप रिकॉर्डर है उसके प्रयोग और उपयोग शिक्षा के फील्ड में ज़्यादा हैं और सीमाएं बहुत कम हैं। फिर है वृत्त चलचित्र। जी, वृत्त चलचित्र वर्तमान में शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विविध जो राष्ट्र होते हैं उनके माध्यम से वृत्त चित्रों की व्यवस्था की जाती है और उसकी सहायता से शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए मदद ली जा रही है। ये वृत्त चित्र चलचित्र लगभग 16 मिलीमीटर की फिल्म पर बनाए जाते हैं और प्रोजेक्टर की मदद से दर्शाए जाते हैं। इनका निर्माण विशेषतः कक्षा में दिखलाए जाने वाले चित्र या कॉन्सेप्ट या कंटेंट को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखें तो आज जो बड़े बड़े नगर हैं, ऐसे में उन नगरों में बड़े बड़े वृत्त चित्रों की लाइब्रेरी भी होती है, जहां से विद्यालय अपने यहाँ इनका प्रदर्शन करने के लिए मंगा भी लेते हैं। और इन चलचित्रों की वजह से ही शिक्षा में दृश्य एवं श्रव्य साधनों की उपयोगिता का महत्व बढ़ा है। देन दूरदर्शन। दूरदर्शन से आप सभी अपरिचित नहीं हैं। शिक्षा में जो टेलीविज़न का प्रयोग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इतिहास के अनेक ऐसे नीरस विषय हैं जिनको दूरदर्शन के कार्यक्रमों के माध्यम से जीवंत बनाया जा रहा है। दूरदर्शन के द्वारा प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का पुनर्स्मरण कराया जा रहा है। विद्यार्थी इन घटनाओं को दूरदर्शन पर देखकर उस काल की अनुभूति करने लगते हैं। जैसे सपोज़ आप देखते होंगे टीवी पर समय समय पर गांधी जी के द्वारा दिए गए संवाद, जो कि उस समय 1947, 1939 में जो लिए गए थे उनको समय समय पर रिलीज़ किया जाता है। तो वो वॉइस और वो फिल्म स्ट्रिप जो केवल हम शैक्षिक एजुकेशनल फील्ड टेलीविज़न के द्वारा ही देख सकते हैं। ऐसी इसके अलावा स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में शारीरिक स्वच्छता, रोगों के निदान और कारण के बारे में बताया जाता है। योगदान, व्यायाम का योगदान हो आदि कार्यक्रमों को दिखलाकर विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। जो दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम होते हैं उसमें ध्यान, ध्वनि, गति व रंग होता है और इनका परस्पर स्वाभाविक मेल भी होता है। इसी वजह से दूरदर्शन के जो कार्यक्रमों का दर्शकों का मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और दूरदर्शन के द्वारा ज्ञान में भी वृद्धि होती है। भारत में जो दूरदर्शन का प्रवेश है वो सन 1959 में दिल्ली में लगे एक व्यापार मेले के द्वारा हुआ था और इसमें इसकी उपयोगिता का प्रदर्शन भी किया गया था। इसके पश्चात 15 सितंबर 1959 में इसका प्रयोग दूरदर्शन के द्वारा जो कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जो स्कूल शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है सेकेंडरी स्कूल टीवी प्रोजेक्ट। इसका आरंभ अक्टूबर 1961 में स्कूल टीवी कार्यक्रम प्रोग्राम के द्वारा शुरू किया गया था। इन कार्यक्रमों में कक्षा 11 के लिए 3-3 पार्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के और एक पार्ट अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित किए जाने लगे थे। ये कार्यक्रम पाठ्यक्रम पर आधारित थे और स्कूल गतिविधियों के रूप में स्कूल समय में ही प्रसारित किए गए थे। स्कूल टीवी कार्यक्रम शुरू करने का जो मेन उद्देश्य था उस समय पर वो ये था कि शिक्षित अध्यापकों, स्थान, यंत्रों, प्रयोगशालाओं की कमी के कारण जो स्कूल का शिक्षण स्तर है उसमें सुधार लाया जा सके, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। दूसरा प्रोग्राम था कृषि दर्शन। इसका दिल्ली कृषि टेलीविज़न प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया था। स्कूल प्रसारणों की सफलता से प्रोत्साहित होकर 26 जनवरी 1966 को कृषि दर्शन कार्यक्रम आरंभ किया गया था ताकि किसानों को भी कृषि संबंधी सूचनाएं प्रदान की जा सकें और दिल्ली के 80 गांवों में सामुदायिक सुविधाएं प्रदान की गई थीं। तीसरा था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, जिसको आप साइट भी बोलते हैं, SITE। इसकी ये फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट।
उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग की एक नवीन पद्धति और रचनात्मक दूरदर्शन कार्य है, जिसका उद्देश्य है भारतीय जनसाधारण को विशिष्ट उद्देश्यों जैसे विज्ञान, तकनीकी, स्वास्थ्य और स्वच्छता और परिवार नियोजन के विषय में शिक्षा देना। जो दूरदर्शन के कार्यक्रम थे वो विशेष ग्रामीण इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह के माध्यम से किए गए थे। CK वासु एंड रामचंद्रन इसके आरंभकर्ता थे और इसका आरंभ जो था इस प्रोजेक्ट का वो 1 अगस्त 1975 से राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गांवों में किया गया था। और इसके अलावा जो उपग्रह दूरदर्शन के कार्यक्रम थे वो मुख्यतः परिवार नियोजन, कृषि, स्वास्थ्य, परिवार और मनोरंजन के हेतु भी होते थे। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि दूरदर्शन को मास्टर टीचर के रूप में समझा जाना चाहिए। इसके माध्यम से शिक्षा प्रदान करना उतना प्रभावात्मक नहीं है जितना कि पारस्परिक कक्षा में कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान करना होता है। इसका कारण होता है कि कक्षा शिक्षकों की धारणा हो सकती है कि जो मास्टर टीचर के रूप में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, अतः टीवी द्वारा उन पाठों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिसे स्थानीय शिक्षक अपनी कक्षा में ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इसके अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों और वर्तमान घटनाओं के लिए पर्यटन प्रदर्शन और जटिल प्रयोग भी शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा अलग एक और उपग्रह का यूज़ किया गया था एजुकेशनल दूरदर्शन में, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट जिसको बोला जाता है। इसकी मैं एक बार और आपको फुल फॉर्म बोल देती हूँ। ये एक और है इनसैट, INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। प्रौद्योगिकी निरंतर विकसित हो रही है और इससे पहले वस्तु विज्ञान और निर्माण कार्य में भी उन्नति की गई है। लेकिन जब हम एजुकेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं और दूरदर्शन की बात कर रहे हैं तो दूरदर्शन के क्षेत्र में जो इनसैट है उसका भी एक अपना योगदान रहा है। भारत ने इनसैट का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों तक दूरदर्शन कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने हेतु किया है। इस इनसैट का जो प्रथम यान था वो 1 अप्रैल 1882 में छोड़ा गया था और दूसरा फर्स्ट बी अगस्त 1983 में, तीसरा फर्स्ट C 1986 में और उसके बाद 1990 में। इसके पश्चात इसका प्रयोग अब जो आगामी दशक के बढ़ते दूर संचार थे, दूरदर्शन मौसम विज्ञान संबंधी पृथ्वी दर्शन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। फिर दूरदर्शन के क्षेत्र में एक और प्रोग्राम है हायर एजुकेशन टेलीविज़न प्रोजेक्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HETV, हायर एजुकेशन टेलीविज़न प्रोग्राम। 15 अगस्त 1984 को जो कंट्री वाइड क्लासरूम के नाम से इसका प्रयोग किया गया था और इसका प्रयोग उच्च शिक्षा के संबंध में था। UGC ने अपने कार्यक्रम को नियोजित करके उसके निर्माण में अपना सहयोग दिया था। यह कार्यक्रम यानी कि HETV स्नातकों के लिए, अध्यापकों के लिए और शिक्षित जनता के लिए था। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था ताकि गतिशील कक्षा स्थिति पैदा की जा सके। और इस योजना को बल देने के लिए UGC ने एक अलग सेल स्थापित किया था जिसको मास कम्युनिकेशन सेल भी कहा गया है। अब हम जो दूरदर्शन है, जो टेलीविज़न है, इनका जो प्रयोग किया जाता है इसके प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। इस पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, जैसे मोनोलॉग है, डायलॉग, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, पैनल या फोरम के रूप में भी हो सकता है, क्विज़ के रूप में भी, ड्रामा के रूप में भी और जो अनुकरणीय कक्षा उनके रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है।
दूरदर्शन और टेलीविज़न, जो टेलीविज़न पे होने वाला प्रसारण है दूरदर्शन, इसकी हमारे शैक्षिक फील्ड में बहुत उपयोगिता है, क्योंकि इसके माध्यम से जो कठिन से कठिन प्रकरण होते हैं वो आसानी से छात्रों को समझाए जा सकते हैं। चाहे वो संगीत हो, कला, कृषि, भाषा और स्वास्थ्य शिक्षा आदि के विषय में दूरदर्शन के द्वारा जानकारी दी जाती है। इसके माध्यम से नई नई खोजों के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो कि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उपयोगी होता है। विभिन्न देशों की संस्कृति का ज्ञान भी दूरदर्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो ना तो विद्यार्थी सरलता से समझ सकते हैं और ना ही अध्यापक उन्हें ठीक से पढ़ा पाते हैं। तो ऐसे पाठों का अभिनय नाटक के द्वारा दूरदर्शन पर दिखाकर आसानी से समझाया जा सकता है। दूरदर्शन के माध्यम से न केवल पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाता है, बल्कि छात्रों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता हेतु भी प्रेरित किया जाता है। कम खर्च में ही बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सकती है। कक्ष में जो शिक्षक होता है वो निश्चित रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन दूरदर्शन के द्वारा विद्यालय के सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और इसका और भी महत्वपूर्ण फ़ायदा या लाभ ये भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इसके द्वारा न केवल ग्रामीण छात्रों को बल्कि ग्रामीणों को भी शिक्षित किया जा सकता है और कृषि संबंधी ज्ञान भी प्रदान किया जा सकता है। तो आज के लिए मेरी बस इतनी ही वीडियो रहेगी। बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक शिक्षण कक्षा तक सीमित नहीं है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं या इंटरेक्टिव क्लास भी कर सकते हैं। थैंक यू।